सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। चूंकि फाइनल टर्म का पेपर जो है बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर कार्टून के लिए मेन क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो बच्चों, शिक्षा विभाग के द्वारा जो मेन कार्टून दिए गए हैं, उन कार्टून का जिक्र जो हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्टून दिए गए हैं वो काफी इंपोर्टेंट भी होते हैं, तो उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक ही वीडियो में सभी कार्टून को हमने डाल दिया गया है ताकि जो है आप अच्छे से कार्टून देख सकें और समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कार्टून के बारे में जानते हैं। इसमें बच्चों आप चित्र को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें बीच में एक व्यक्ति खड़े हुए हैं और दो तरफ के लोग हैं। तो क्या क्वेश्चन बनता है ये जानते हैं। बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू है। बाईं ओर बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है? ये जो बाएं लोग हैं ये जो है ये पश्चिमी संस्कृति वाले हैं, वेस्टर्नाइजेशन वाले हैं। दाहिनी हाथ की ओर बैठे लोगों के समूह की संस्कृति विचारधारा क्या है? ये भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। और 1.4 का आंसर, इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? देखिए बच्चों, हमारे संविधान द्वारा जो बनाया गया था वो इतना शानदार संविधान बनाया गया कि सभी तरह के लोगों को मेलजोल बनाने के लिए जो है इस तरह से संविधान को गठित किया गया। कुछ लोग जो है पूंजीवादी विचारधारा से विकास चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे समाजवादी विचारधारा से विकास हो। तो हाँ, दोनों का मिश्रण करते हुए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और साथ साथ समाज एकजुट रहे, सबकी आकांक्षाएं पूरी हों, उसके लिए हमने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिससे कि सभी वर्गों का विकास हो जाए। तो ये आंसर आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरे कार्टून की तरफ चलते हैं बच्चों। ये दूसरा कार्टून आपको दिख रहा होगा, इस पे हम बात करेंगे। ऊपर दिए गया चित्र किसका है? जो ऊपर दिए गया जो चित्र है वो सरदार हुकुम सिंह का है। संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था? अगर हम बात करें तो संविधान निर्माण में इनका सक्रिय सदस्य थे। ये अल्पसंख्यकों क्या थे? रक्षक थे, विरोधी थे, निष्क्रिय सदस्य थे। तो ये रक्षक थे। आगे के कार्टून के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित कार्टून को, कार्टून नंबर 3, निम्नलिखित कार्टून को ध्यान से देखें और प्रश्न के उत्तर दें। कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता है? बच्चों, इसमें कार्टून में आप दिख रहा है कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम बड़ी समस्या थी, क्योंकि नेहरू जी ने फैसला लिया था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना है और हम सरकार का गठन जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही करेंगे। परंतु उस टाइम जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था या सुविधाएं थी या लोग थे, वो कुल मिला के अशिक्षित जनसंख्या थी और ज्यादा लोगों को पता नहीं था, संसाधन भी हमारे कम थे। उस स्थिति में जो अनियंत्रित मतदाता हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रित करना, ये एक चुनौती का इसमें प्रकट कर रहा है। हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम आप सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। उस नेता का नाम बताइए जिसकी हाथी की पूंछ खींची। सेम आंसर। व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? बच्चों, व्यस्क मताधिकार से तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए जो है सबको व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और सब अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं। अगले कार्टून पे चलते हैं हम। अगला कार्टून है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो कार्टून आधारित प्रश्नों पर देना है। ये कार्टून बच्चों ध्यान से देख लो। अब इसके आंसर पे हम चलते हैं। पहले चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? तो चित्र में सबसे आगे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरी मंत्रिपरिषद को लीड करता है, इसलिए जो है वो आगे थे। किन्हीं दो नेताओं को पहचाने, इनका नाम लिखिए। इसमें आप जवाहरलाल नेहरू को लिख सकते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण बताइए। बच्चों, प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति को दी जाती है परंतु उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। दूसरा चीज ये कि प्रधानमंत्री का जो निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि सरकार का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं वो पूरे मंत्रिमंडल को लागू करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली है संविधान के थ्रू। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। नंबर 1, विश्वास मत क्या होता है? बच्चों, विश्वास मत का तात्पर्य यह होता है कि एक सरकार जो है बहुमत से चुनी जाती है और बहुमत से सरकार बनती है। पर कभी कभी विपक्ष को ये लगता है कि सरकार जो है अल्पमत में चल रही है, तो वो उसको कहता है कि आप अपना विश्वास मत जो है साबित कीजिए, ट्रस्ट वोट दिखाइए। उस स्थिति में सरकार को बहुमत साबित करना होता है। इसके अगेंस्ट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष को जब लगता है कि सरकार अल्पमत में है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है और सरकार को जो है विश्वास मत
प्राप्त करना होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है बच्चों? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद या कोई मुख्यमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से काम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है सभी मंत्री जो है एक मिला के काम करेंगे और एक ही सरकार के कार्यों को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सरकार को नुकसान पहुंचे। इवन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरे मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वास मत जीतने के लिए मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है? बच्चों इसका तात्पर्य यह है कि जब भी विश्वास मत पाने के बाद भी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि अपने विधायकों को बचा के रखना, क्योंकि देखा गया है कि दल बदल की समस्या बहुत बड़े लेवल पे होती है। कहीं ना कहीं लालच और स्वार्थ की वजह से लोग जो है दूसरे दलों में जाते हैं। तो उस स्थिति में जो है एक मुख्यमंत्री के लिए अपने विधायकों को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती रहती है। वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। आइए बात करते हैं इस पे, ये मिड टर्म में भी आया था। उपरोक्त कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सदन से वॉकआउट करने का एक क्या उचित तरीका है? बच्चों सदन से वॉकआउट जो है विपक्ष के द्वारा किया जाता है जब वो किसी बात से असहमत होता है या वोटिंग से बाहर आना चाहता है, मतलब वो वोटिंग में शामिल नहीं होना चाहता और विरोध प्रदर्शन दिखाना चाहता है, तो वो सदन से वॉकआउट कर लेता है। वॉकआउट स्थिति वो है जहां पे विपक्ष जो है खुद ही उठ के चला जाता है, उनको निकाला नहीं जाता, वो अपनी इच्छा अनुसार जो है सदन से बाहर चले जाते हैं। ये वॉकआउट का तरीका उचित नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको सरकार का विरोध करना है या किसी बात से आप असहमत हैं तो आपको बहस करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। अध्यक्ष सदस्यों को सदन में किस आधार पर आउट करते हैं? एक होता है एक होता है आउट। आउट का मतलब ये होता है जब माननीय अध्यक्ष को ये लगता है कि कोई जो सांसद या विधायक जो है आचरण सही नहीं कर रहा है, कहीं उसका जो आचरण जो है वो गैर संसदीय है, तो उसको वो बाहर कर देते हैं, उसको आउट कहते हैं और वॉकआउट में वो खुद चले जाते हैं। सदस्यगण वॉकआउट की जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बच्चों वॉकआउट करने के पीछे जो सबसे मेन कारण ये होता है कि वोटिंग में शामिल ना होना। जब उसको लगता है कि वोटिंग में शामिल होने से उसको नुकसान होगा और विरोध भी करना है, तो उस स्थिति में जो है वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं जिसमें वॉकआउट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को में ये फायदा रहता है कि वो वोटिंग में शामिल होने से बच जाते हैं और अपना विरोध भी दर्ज करा देते हैं। अगले कार्टून की हम बात करेंगे। इसमें देखो ऑर्डर कुछ हड़ताल के बारे में बात की जा रही है। उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? एक हड़ताल चल रही है, उसमें न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। हड़ताल कौन सी है? डाक हड़ताल है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ? न्यायपालिका के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो है जो डाक हड़ताल थी वो खत्म हो गई, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी उनको समाप्त हुआ। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? देखिए हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका जुडिशियल एक्टिविज्म की ओर इशारा कर रही है और ये बता रही है कि आपको जो है मेरी बात माननी पड़ेगी, जो हड़ताल हो रही है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल है। अगले कार्टून की तरफ चलते हैं। कार्टून का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जी किसी को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, कुछ नीचे गिरे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? कुछ अदला बदली चल रही है। आइए जानते हैं कार्टून में क्या पूछा गया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना। बेशक केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है पर राष्ट्रपति के नाम पे होती है। कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है? ये जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की मर्जी से होता है, ना इसके लिए कोई परीक्षा होती है, ना योग्यता होती है, ना ही चुनाव होता है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी तरह से होती है? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति जो अपनी इच्छा अनुसार ही की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। वो चाहे तो राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति तक रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई लिमिटेड नहीं किया गया है कि 5 साल बाद ही वो हट जाएगा। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है हमारा गांव हमारा समाज, हिंदी भाषा में कर दिया गया है इसको। इस चित्र में जो लिखा हुआ है उससे आप क्या समझते हैं? ये कहीं ना कहीं स्थानीय शासन को प्रकट कर रहा है। हमारा गांव हमारा शासन मतलब स्थानीय शासन लोग खुद चलाएंगे। स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायतें और नगर निगम आती हैं, वो कहीं ना कहीं लोकल लेवल की समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बच्चों इस उद्देश्य की प्राप्ति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो क्या है? पंचायतों के पास पैसा नहीं होता,
दूसरी बात, जागरूकता की लोगों में कहीं ना कहीं कमी होती है, सरकारों पे आश्रित रहती है, तो ये पंचायतों की कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। प्रस्तुत कार्टून पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी रहती है क्योंकि वो निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधी रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी? न्याय से क्या तात्पर्य? न्याय से तात्पर्य हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिले। विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है? विशेष जरूरतों से तात्पर्य यह है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण हैं उनके साथ ये चार ऑप्शन दिए गए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। जो कुछ लोग महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं है उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें यह देखा गया है कि जो विशेष जरूरतें होती हैं उसमें हमें यह पता लगाना होता है कि जो विशेष जरूरतों का ख्याल रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया है। बच्चों, इन चार ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो इसमें विशेष जरूरतों के बारे में बताया गया है। विशेष जरूरतों का मतलब होता है कि जो व्यक्ति विकास नहीं कर पा रहा है उस विकास को बराबर लाने के लिए उसके साथ हमें कुछ तर्क मूलक भेदभाव करने पड़ते हैं। तर्क मूलक भेदभाव का मतलब ये होता है कि ऐसा भेदभाव जो कि जायज रहता है। अब मैंने आपको इसको समझा दिया है, तो आपके हिसाब से इसमें क्या आंसर होना चाहिए आप ये सोचिए जरा। क्योंकि तर्क मूलक भेदभाव का मतलब ये होता है कि जो कमजोर है उसको आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए या उन्हें अलग से हेल्प कर दी जाए। तो जो कुछ लोग संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग का जो व्यवहार किया जाए, इसका आंसर जो है बी ठीक रहेगा। पेपर में भी कई बार पूछ लेता है, सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आता है। क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा करता है? बिल्कुल नहीं करता है। विशेष जरूरतों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष जरूरत के तहत उनको हेल्प भी करनी पड़ेगी। भारत में न्याय की देवी को किसके लिए कहा गया है? ओब्वियसली न्यायपालिका के लिए कहा गया है। अगले कार्टून की तरफ चलते हैं बच्चों। मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी अधिक हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, वे क्या कर सकते हैं? तुम्हें नहीं मालूम? लड़की कहती है, हमारे पास सूचना का अधिकार है। अब हम ये जान सकते हैं कि हमारा आवेदन में देरी होने के क्या कारण है। मतलब ये आरटीआई के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। आइए जानते हैं क्या क्वेश्चन है। उपरोक्त चित्र किस तरह के अधिकार का दावा कर रहा है? तो ये जो है सूचना के अधिकार की बात कर रहा है। समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति को कौन राहत देता है? बच्चों, जब आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलती तो न्यायपालिका के पास जाते हैं। सूचना का अधिकार क्या कहता है? सूचना का अधिकार कहता है किसी विषय में जानकारी इकट्ठा करना, किसी भी विषय पर आंकड़े बुला करना, किसी भी विषय पर संशय की प्रस्तुति में। जब आपको डाउट होता है तो आप सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं। समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति कैसा महसूस करता है? तो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है। अगले कार्टून पे चलते हैं। ये प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्यम वर्ग का जीवन का एक दिन है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर प्रवासी नहीं होंगे तो क्या क्या हालात हो जाएंगे, क्या क्या लोगों को करना पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हैं। व्यक्ति खुद ही कूड़ा डालने जा रहा है, खुद ही शॉपिंग कर रहा है, बच्चे को खिला रहा है, रोटी बना रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस को दिखा रखे कि प्रवासी नहीं होंगे तो किस तरह की सामना जो है लोगों को करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रवासी कौन होते हैं। बच्चों, प्रवासी का मतलब क्या होता है? एक शहर से जो दूसरे शहर की तरफ लोग जाते हैं या एक देश से दूसरी तरफ लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में, वो प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी लोग शहरों में कौन कौन से काम करते हैं? जो ऊपर जो काम दिखाए गए हैं जो व्यक्ति को स्वयं करने पड़ रहे हैं, चाहे सफाई का काम हो, कार का काम हो या फिर फर्नीचर का काम हो, ये सारा जो कूड़ा उठाने का काम हो, ये सारे काम जो है प्रवासियों के द्वारा किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को सुगम बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे काम, छोटे मोटे काम जो है प्रवासियों द्वारा किए जाते हैं। प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा? उदाहरण दीजिए। बच्चों, ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह शहरी लोग प्रभावित हैं। उनके पास प्रवासी लोग नहीं है तो उन्हें खुद काम करना पड़ रहा है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है अव्यवस्थित हो चुकी है, क्योंकि होता यह है कि व्यक्ति के पास कमाने के लिए टाइम होता है, उसके अलावा टाइम नहीं होता। उस स्थिति में जो है वो छोटे मोटे कामों के लिए प्रवासियों को रख लेता है। अब मान लो प्रवासी नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? उसे खुद ही काम करना पड़ेगा और हो सकता है उसकी आजीविका भी प्रभावित हो। अगले कार्टून की तरफ चलेंगे। ये बता रहा है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी गई है। क्या तुम इस फैसले के बारे में गड़बड़ बहस याद है? हाँ, मुझे याद है। ये आश्चर्यजनक है। फ्रांस और भारत दोनों ही कौन सी कंट्री है? सेकुलर कंट्री है। परंतु भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में किसी प्रकार के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने के लिए रोक टोक नहीं है। यानी कि दो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा दिए। ऐसा इसलिए कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता से कहीं ना कहीं अलग है।
तो अब बात है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं पे क्या रोक लगाई। तो उन्होंने, आपने देखा कि पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी, यानी कि वो भी वस्त्र धारण करने पर रोक लगा दी जो कि धार्मिक थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों पर प्रतिबंध फ्रांस के द्वारा लगाया गया। पगड़ी पहनने, बुर्का पहनने और धार्मिक प्रतीक चिन्हों को रोका गया। क्या फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल, फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर इसकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो पाश्चात्य वाली है। पेपर में क्वेश्चन आया था ना, पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर कीजिए, तो वो यही है। धर्मनिरपेक्षता के विचार में फ्रांस और भारत में किस तरह से अंतर है? देखिए, फ्रांस की जो धर्मनिरपेक्षता है वो ये बताती है कि धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप वहां पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो जो है आपको उस तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, उस तरह की आपको आजादी नहीं दी जाएगी फ्रांस में। वहीं भारत में अगर बात करें तो भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। भारत में जो है ऐसे पगड़ी पहनने पर रोक नहीं है, वस्त्र धारण करने पर रोक नहीं है, पर फ्रांस में जो है वो वस्त्र धारण करने पर उसने दिखाया गया किस तरह से रोक है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने मेन मेन कार्टून के बारे में जाना। ये जो हमने 10 से 12 कार्टून इसमें लिए हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए मोस्ट इंपोर्टेंट कार्टून है। आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए ताकि आपके पेपर में कोई ना कोई हो सकता है इसी में से आ जाए, और नहीं भी आता तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के सभी कार्टून्स को एक एक बार देख लेना है, और उसी से ही पेपर में आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कार्टून अपने आप ही हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।